ड्रामा के स्टार्टिंग में जियांग की फैमिली उससे कह रही होती, पता नहीं सेन फैमिली ने तुम में क्या देखा। अगर तुम्हारा ब्लड स्पेशल नहीं होता और सेन को लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं होता तो उसके बेबी को बॉर्न करने के लिए तुम्हारी जैसी लड़की की शादी कभी सेन से करा ही नहीं जाती। जियांग को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इस घर से निकलना चाह रही थी। इसकी स्टेप फैमिली थी। जियांग की मॉम हॉस्पिटल में थी जिसका ट्रीटमेंट उसका डैड किया करता था, यानी पैसे दिया करता था। जियांग की स्टेप सिस्टर जी जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या फ़ायदा अगर इतने अमीर इंसान से उसका शादी हो रहा है तो। मैंने तो सुना है कि सेन जितना रूथलेस है उतना ही उसे लड़कियों से एलर्जी है, ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सेन के फैमिली से जितना भी शादी के गिफ्ट आए हुए थे जियांग सब ले लेती है, क्योंकि अब इससे बात है कि ये उसके लिए थे। एंड आफ्टर दैट वो घर के लिए निकल रही होती है। जाने से पहले वह जिजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि यू डिज़र्व बेटर सिस्टर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड 18 लोगों के साथ सो के आया है और उसे अजीब सी बीमारी हो गई और वो मेरे पास ही ट्रीटमेंट करा रहा है। आई होप कि तुम अगली बार थोड़े ढंग के लड़के को ढूंढो जो कि दिमाग से सोचे, ना कि अपनी पैंट से। ये सुनते ही जिजी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह जियांग को कहती है, जाओ जाओ, ज़्यादा दिन तक तुम खुश नहीं रहने वाली हो। मैंने तो सुना है कि शायद सेन इम्पोर्टेंट भी है। जियांग सोचती है अगर ऐसा है भी तो वो उसे ट्रीट कर लेगी, क्योंकि वो मेन के प्रॉब्लम को ही तो ठीक करने वाली स्पेशल डॉक्टर है। ये बात उसके घर में किसी को नहीं पता है। जियांग वहाँ से घर जाती है। शादी के जोड़े में वो अपने कमरे में एंटर करती है तो सामने एक डरे सहमे से लड़के को देखती है और यहाँ पर ये देख के शॉक हो जाती है कि सेन के बारे में जो उसने सुना था कि वह इतना रूथलेस है, तो वह इतना क्यूट और इतना इनोसेंट सा कैसा है। सेन के पास जैसे ही वो जाती है तो वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि फाइनली तो मेरे पास वापस आ ही गई। जियांग सोचती है ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्या ये मुझे जानता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। फाइनली यहाँ पर सेन के इस प्यारे बिहेवियर को देख करके जियांग उसे नहीं रोकती है। वैसे भी दोनों अब हस्बैंड वाइफ थे, वो भी लीगल वाले, तो वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। लेकिन जियांग ये कंफ्यूज थी कि सेन के बारे में उसने जो सब कुछ सुना है अगर वो सच है तो फिर उसका बिहेवियर इतना डिफरेंट कैसे। उसे नहीं पता था कि इस एक डिसीजन से उसका लाइफ कितना ज़्यादा वाला चेंज होने वाला है। अगले मॉर्निंग एक तरफ जहाँ जियांग जग करके शाय फील कर रही होती है अपनी हनीमून नाइट को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ हम लोग असली सेन को देखते हैं। अब वो अपने असली अवतार में था। वो यहाँ पर इतना रूथलेस था कि वह सोचता है कि उसकी वाइफ कल शादी करके आई और उससे मिलने के लिए भी नहीं आई। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जियांग आखिरकार कर क्या रही है, जियांग को मेरे सामने बुलाया जाए। जियांग यहाँ पर आती है। उसके बॉडी पर बने लव बाइट को देख करके वो सोचने लगता है कि ज़रूर ही वो शादी वाली रात किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हुई है और वह जियांग पर गुस्सा करने लगता है। जियांग उसे कहती है, हो ही नहीं सकता, कल रात मेरे कमरे में तुम थे, मैंने तुम्हारे ऐप्स पे स्ट्रॉबेरी मार्क देखा है, मैं चाहो तो ये बात प्रूव कर सकती हूँ। और सबके सामने उसके ऐप्स चेक करने लगती है, लेकिन सेन उसे देखने नहीं देता है। जियांग खुद को प्रूफ करने के लिए सेन को किस करती है, क्योंकि सेन के बारे में सबको पता था कि वह लड़कियों से डिस्टेंस बना के रखता है। आज तक तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है, तो वो उसे भला किस कैसे कर सकता है। लेकिन जियांग यहाँ पर जब उसे किस करती है तो सेन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद सेन भी कंफ्यूज था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जियांग यहाँ पर अपने आप को बार बार प्रूफ दे रही होती है, लेकिन सेन यहाँ पर जियांग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जियांग को घर से भी निकलने के लिए बोल देता है। अब जियांग ये सोच रही होती है कि अगर ये लड़का मुझे घर से निकाल देगा तो फिर मैं जाऊँगी कहाँ। मुझे मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में मुझे पैसे चाहिए थे। और ये चल क्या रहा है, कल रात को तो वो इतना जेंटल था कि मैं तो खुश हो गई कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया किस्मत से। और यहाँ देखो ये एक्चुअल में जैसा हमने सुना था सेन के बारे में कि ये बहुत ही रूथलेस है, बिल्कुल ही वैसा ही निकला। सेन जियांग को कहता है, 3 दिन देता हूँ तुम्हें, या तो अपने लवर को मेरे सामने लेकर के आओ या तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जियांग रात में घर में मंडरा रही थी। वो सोचती है कि कहीं सेन का कोई जुड़वा भाई तो नहीं है। तभी घर का बटलर आता है। वो जियांग को बताता है कि हाँ उसने सही सोचा, एक्चुअल में सेन का एक जुड़वा भाई भी है, लेकिन वो कई साल पहले मारा जा चुका है। जब वो 6 साल का था तो वो दोनों भाई किडनैप हुए थे और उस किडनैपिंग में केवल और केवल सेन ही जिंदा बच पाया था। उसका जुड़वा भाई रूहान अब इस दुनिया में नहीं है। जियांग सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये दोनों बिल्कुल अलग इंसान है। दिन में जैसा सेन दिखता है रात में रूहान बिल्कुल ही उससे अलग होता है। अब उसे सच जानना था, तभी तो वो इस घर में आराम से रह सकती थी और अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी जमा कर सकती थी। यहाँ पर उसका बटलर बताता है कि एक्चुअल में कोई भी इस बारे में घर पर बात नहीं करता है, क्योंकि रूहान के गुजरने के बाद सेन ने खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया था और भी बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से वो लड़कियों से अलग रहता था। सारी बातें बता करके वो वहाँ से चले जाता है।
जब वो अपने कमरे में जाती है तो कॉरिडोर के बाहर सेन को देखती है, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि इस बार वो क्यूट पपी वाला सेन है, ना कि वो रूथलेस वाला सेन जिससे कि वह दिन में मिला करती है। वो यहाँ पर आता और उससे ऐसे जीजी जीजी कह के यानी प्यारे सिस्टर कह के उसे पुकार रहा होता है। जियान कंफ्यूज कि आखिरकार ये सेन को हो क्या जाता है। वैसे कहती है कि तुम ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, तुम दिन में बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हो। इस तरीके से स्ट्रॉबेरी मार्क उसके एप्स पर देख करके वह समझ जाती है कि ये उस रात वाला ही लड़का है। तो फिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उसे कहती है कि क्या तुम सेन के जुड़वा भाई हो। सेन कहता है कि नहीं, मैं ही तो हूँ जो तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। और वह जियांग को अपने मीठी मीठी बातों में वापस से फंसा लेता है और वो वापस से उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। जियांग हर बार उसकी बातों में आ जाती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। जब जियांग सो रही होती है तो सेन उसे कहता है कि अब तुम मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हें खुद से अलग कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन जब वो अगली सुबह जगता है तो वो वापस से भूल जाता है कि वो जियांग के साथ कल रात इंटीमेट भी हुआ है या फिर वो उसके साथ कल रोमांस भी किया है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ ये जियांग से मिलने के लिए कौन ही लड़का आता है। लेकिन ऑफिस से बात है कि सेन की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी जियांग के करीब आ भी नहीं सकता था। यहाँ पर सेन बैठे बैठे अपने भाई के बारे में सोच रहा था और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसे मारने वाला कोई और नहीं, खुद उसका अंकल गो ही है। लेकिन इस बात के प्रूफ के लिए उसे प्रूफ की ज़रूरत थी। उसका दिल टूट जाता है, उसके खुद के रिलेटिव ने उसके भाई को ऐसे मरवा दिया। वैसे मारने का प्लान तो सेन और उसके जुड़वा भाई रुआन दोनों का था, लेकिन सेन बच गया था एक रीजन से। वो क्या, वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और सेन हमेशा इस गिल्ट में रहता था कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। अब कहानी किस तरफ जा रही है ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है। इधर दूसरी तरफ जियांग सोच रही होती है कि मुझे यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। कुछ पैसे वैसे इस घर से जमा करती है और सोचती है इतने पैसे काफ़ी होंगे मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जैसे वहाँ से निकलती है सेन के दो गार्ड्स आके उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक वो जियांग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं होगी वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती है। जियांग सोचती है क्या मुसीबत है यार। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन का सेक्रेटरी उससे एक डॉक्टर का कार्ड देते हुए कहता है कि आप अपनी इनफर्टिलिटी का चेकअप क्यों नहीं कराते हैं, शायद इसके बाद आपके और जियांग की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर वो जियांग के किए गए केस को सोच करके मान जाता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। इधर जियांग को ऑफर मिलता है एक हाई एंड पेशेंट को चेक करने के बदले 10 मिलियन लेने का। तो जियांग तुरंत ही उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मान जाती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रीट करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं सेन है। दोनों ही एक दूसरे को देख के शौक हो जाते हैं। अब जियांग को तो असलियत पता नहीं था, बस सेन को कह रही होती है कि अब चलो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, लाओ मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देती हूँ, शायद तुम एक्चुअल में ठीक हो जाओ। लेकिन जियांग सोचती है कि उनकी एक्चुअल रातें तो बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह होती हैं, तो फिर सेन को ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत क्या है। सेन यहाँ पर शर्मा रहा था, लेकिन जियांग यहाँ पर उसे ट्रीटमेंट करने का कोशिश कर रही होती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तभी वहाँ पर दोनों के बीच ये एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है और यहाँ पर सेन भाई साहब काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। जियांग खुद को संभालते हुए उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि वो एक्चुअल में गलती से स्लिप कर गई थी। ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देने के लिए सेन उस पर गुस्सा करने लगता है। वो जियांग को कहता है कि वो ये हरकतें छोड़ दे। जियांग उसे हक कर लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। सेन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही सिंपल इंसान समझ लिया है, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। अगर तुमने अपने उस चीटर लवर को नहीं बुलाया मेरे सामने तो मैं तुम्हें जिंदा सच में नहीं छोड़ने वाला हूँ। जियांग कंफ्यूज कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है, वो इंसान को कहाँ ही पकड़े, रात में वो उसी के साथ तो हुआ करती है। वो सेन को बिना ट्रीट किए ही वहाँ से निकल जाती है, सोचते कि छोड़ो यार जान है तो जहान है। लेकिन तभी सेन वापस से क्यूट बिहेवियर करने लगता है। जियांग कंफ्यूज वो बहाना करके वहाँ से निकलती है, ये सोचते हुए कि छोड़ो वो इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। वो जाने से पहले सेन को मैसेज कर देती है कि वो वापस नहीं आ रही है। सेन यहाँ पर अपने ड्यूअल पर्सनालिटी यानी कि अपने जुड़ो भाई रुआन के रूप में उस समय था। सेन को ये ड्यूअल पर्सनालिटी की प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई वह दिन में कुछ और रात में कुछ और हुआ करता था। जियांग वहाँ से निकलती है तभी उसका अंकल गू यहाँ पर आता है और वो जियांग को 5 मिलियन दे करके उसके कंपनी का सीक्रेट लाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि जियांग साफ तौर से मना कर देती है। गू का कहना था मुझे पता है तुम्हारे मॉम के बारे में
और यहाँ पर अगर तुम अपनी मोम को सच में ज़िंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरा हेल्प करना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी हो या नहीं हो। जियांग यहाँ पर साफ मना कर देती है, कहती है कि वह तुम्हारा हेल्प किसी हालत में नहीं करने वाली है, और अगर तुमने मेरी मोम को हाथ लगाया तो सेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात पर क्रू से कहता है, मुझे पता है कि सेन तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो किसी लड़की में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब तुम्हारी जैसे लड़की को वो कहाँ ही भाव देगा। लेकिन तभी वहाँ पर सेन के बॉडी में रोहान जो था वो जियांग का हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बिहेवियर बिल्कुल सेन की तरह करता है और कहता है, अंकल लगता है कि आपको ज़्यादा ही बेसब्र हो मेरे लोगों को हाथ लगाने के लिए, सबक सिखाना पड़ेगा क्या। वो से ऐसे स्ट्रैंजल करता है और डरा करके गू को वहाँ से भगा देता है। जियांग यहाँ पर जैसे तैसे करके रोहान को काम डाउन करती है। यही रोहान जियांग को कॉक्स करता है कि वो उसे छोड़ करके ना जाए। जियांग उसे कहती है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही क्यूट बिहेवियर करते रहेगा तो भला वो उसे छोड़ करके भी कैसे जा पाएगी। उसे तो ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं था, वो सेन को सेन ही समझ करके ऐसे ट्रीट कर रही होती है। सेन के वहाँ से जाते ही जियांग को जीजी का कॉल आता है। वैसे कहती है कि वीकेंड पे तुम्हें एक पार्टी पर जाना पड़ेगा, बदले में वो जियांग को उसकी मोम की ऑनरशिप देने के लिए तैयार है। जियांग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। पार्टी में जाने के बाद उसे उसके डैड की कंपनी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लेके आने थे। जीजी ने यहाँ पर जानबूझ करके जियांग के खिलाफ ये प्लान किया हुआ था। जियांग मान जाती है। दूसरी तरफ सेन को होश आता है तो उसे याद ही नहीं था उसने जियांग के साथ क्या बिहेवियर किया। वो मोस्टली इन बातों को लेकर के कंफ्यूज रहा करता था, लेकिन हाँ, जब उसके और जियांग के बीच में किस हुआ था तब वो एक्चुअल मसले सेन ही था। दैट्स वाई उसे वो किस तो याद ही था। जब जियांग लेट नाइट घर जाती है तो सेन उस पर गुस्सा करके पूछ रहा होता है कि वो कहाँ थी। जियांग उसे कहती है, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, मुझे अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मोम मुझे नहीं मिल रही, वो किस हॉस्पिटल में, और तुम्हें ये बचकाना हरकत करना है। लेकिन सेन जियांग पर गोली नहीं चलाता, वो खुद को रोक लेता है। अगले दिन हम लोग सेन की ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कि उसके अंकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करती थी। सेन का बिहेवियर उससे अलग करते जा रहा था, लेकिन वो कम बदमाश नहीं थी। वो यहाँ पर सेन की नई वाइफ से मिलने के लिए बोल रही होती है, जहाँ पर कि सेन मना कर देता है और वहाँ से गुस्सा के चले जाता है। इस बात पर गू कहता है, डोंट वरी मोम, मैं ना यहाँ पर सेन की वाइफ को आपसे मिलने के लिए ज़रूर ही लेकर के आऊँगा। मुझे वो बाय बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा ही अकड़ू है वो। अगले मॉर्निंग जियांग की नींद खोलती है सेन के ग्रैंडमदर के कॉल से। उन्होंने यहाँ पर जियांग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। जियांग जानती थी सेन के साथ साथ उसकी फैमिली को भी उसे झेलना पड़ेगा। वो घर जाने के लिए रेडी हो रही होती कि तभी वहाँ पर रोहान आता है। वो सेन के साथ ऐसे मिक्सअप था। वो जियांग को नेक पे लपट देते हुए कहता है कि इस वजह से मेरी फैमिली को ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी, वो लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जियांग भी यहाँ पर सेन को ऐसे लपट दे देती है। आफ्टर दैट वो दोनों घर पहुँचते हैं। बटलर जियांग को ग्रैंड मदर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ग्रैंड मदर को पहले ही गू ने भड़का दिया था, इस वजह से वो जियांग के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करती है और जियांग को घर के रूल सिखाने के लिए डॉगी के प्लेट में खाना खाने के लिए बोलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुनते ही जियांग डर जाएगी और वो सेन को छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन बटलर यहाँ पर सेन को कॉल कर देता है कि उसकी ग्रैंड मदर इस तरीके से जियांग को बुली करी है। इस समय वो असली वाला सेन था, लेकिन वो जियांग के बिहेवियर से उसे ऐसे अकेले भला कैसे छोड़ सकता था, तो वो देखने के लिए चले जाता है। जियांग यहाँ पर उसके ग्रैंड मदर को जवाब देते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं सेन की लीगल वाइफ हूँ। आप लोगों ने अब तक उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा है कि ये काफ़ी नहीं है। बेचारी की लाइफ खुद की होते हुए भी वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। वो यहाँ पर सेन को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये बातें सेन सुन रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब भी दुनिया में कोई है जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा। गुस्से में आकर के जब ग्रैंड मदर जियांग को मारने के लिए अपना डंडा उठा लेती है तब सेन बीच में आ जाता है और वो ग्रैंड मदर से कहता है कि ग्रैंड मदर, जियांग मेरी लीगल वाइफ है और जब मैंने उसे अपना लीगल वाइफ मान लिया है तो उस पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता है। ग्रैंड मदर सोच रही होती हैं कि क्या सेन जियांग से सच में इतना प्यार करता है जो कि वो उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके वहाँ से जाते ही सेन और रोहन दोनों के बीच वापस से लड़ाई झगड़ा अंदर ही अंदर होने लगता है। सेन अपने कमरे में जब रेस्ट कर रहा होता है तो वह सपने में रोहान को देखता है। रोहान डेविल वाली स्माइल देते हुए कहता है कि जियांग ऑलरेडी मेरी है।
गुस्से में सेन उठता है और वह जियांग के कमरे में जाता है। जियांग कहती है क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेन जियांग को किस करते हुए कहता है कि मुझे तुम चाहिए और तुम सिर्फ मेरी हो। जियांग यहाँ पर सेन के इस ऑब्सेशन को समझ नहीं पाती है, लेकिन जब वो जियांग के नेक पर लव बाइट देखते तो उसे ऐसा लगता है कि किसी और लड़के ने जियांग को वो लव बाइट दिया होगा। वो यहाँ पर चेक करती है कि वो सेन ही है ना, तो देखती है कि उसके शोल्डर पे भी वैसे ही लपट दिया हुआ है जो कि जियांग ने दिया था। सेन को वापस से यहाँ सर और हर्ट में पेन फील होने लगता है। कभी वो सेन बनता, कभी वो रुआन बनता। आज जियांग को पता चलता है कि एक्चुअल में सेन ड्यूअल पर्सनालिटी से जूझ रहा है। वो रुआन बन के काफ़ी डरा समझ सा था। जियांग उसे हक करके सुलाती है। अगली मॉर्निंग जब सेन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जियांग को वो हक करके सो रहा है। कल रात उसने क्या किया उसे याद तो था, लेकिन क्यों किया बस उसे इस बात का पता नहीं था। जियांग को वो सोच रहा होता है कि क्या वो उसमें सच में इंटरेस्टेड हो सकता है। जियांग यहाँ पर सेन को हस्बैंड करके पुकारती है तो वो कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जियांग कहती है अब तुम्हें तो मेरे कमरे में आए थे साथ में सोने के लिए, तो तुम्हें हस्बैंड ना कहूँ तो क्या कहूँ मैं। वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाता है। जियांग को उसकी बहन जीजी का कॉल आता है जो कि उसे पार्टी में बुला रही होती है। आज वीकेंड वाली पार्टी थी तो जियांग रेडी होकर के जीजी के साथ उस पार्टी के लिए जाती है, जहाँ पर कि जीजी ने उसके लिए क्या प्लान किया था उसे पता नहीं था। इधर सेन ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जियांग के सिस्टर ने जियांग को एक पार्टी में लेकर के गया। उस पार्टी में कौन सारे लोग आने वाले थे सेन को पता था। समझ जाता है वो कि जियांग के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दैट्स वाई वो जियांग को देखने के लिए चले जाता है। इधर जीजी ने उन बदमाश बिजनेसमैन को ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले जियांग उनके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार है। तो ये जानने के बावजूद भी कि वो सेन की वाइफ है, वो लोग उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करने लगते हैं। जियांग उसे कहती है मैं मैरिड हूँ और सेन मेरा हस्बैंड है, ये बात तो तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, मुझसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। वो लोग हंसने लगते हैं कि हम सबको पता है कि पहली बात कि सेन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी बात कि सेन इम्पोर्टेंट है तो हमें उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो तुम्हारे कॉल पे भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। इन बातों को प्रूफ देने के लिए जियांग यहाँ पर सेन को कॉल करती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके पास सेन का नंबर कहाँ से आया, लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए वो सेन को कॉल करती है। सेन उधर से फ़ोन उठा करके कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वहाँ पर वो तुरंत पहुँच भी जाता है। उसे देखते हैं यहाँ पर सर डर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। जियांग यहाँ पर सबके खिलाफ कंप्लेन करती है। सेन सबको सबक सिखाता है और सबके सामने जियांग को किस करते हुए सबको ये दिखाता है कि वो जियांग से कितना प्यार करता है। यहाँ पर उसकी बहन जीजी को भी सेन ऐसे सबक सिखाता है, ये कहते हुए मेरे होते हुए तुम मेरी वाइफ को बुली कर रही हो, लगता है कि तुम्हारी फैमिली को इस फील्ड में अब रहने का मन नहीं है। जियांग को इस तरीके से जब सेन पब्लिक में सपोर्ट करता तो अब इससे बात है सबको ये पता चल जाता है कि उसके और जियांग के बीच के रिलेशन बिल्कुल भी सही है। जीजी को भी डाउट होने लगता है कि एक्चुअल में सेन के बारे में तो ये कहा गया था कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वो जियांग को ऐसे किस कर रहा है, चल क्या रहा है। पार्टी से बाहर निकलने के बाद जियांग यहाँ पर सेन को थैंक्स बोलती है पार्टी में उसका हेल्प करने के लिए। सेन कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का बेइज्जती हो, दैट्स वाई मैंने तुम्हारा हेल्प किया था। जियांग से कहती खैर जो भी हो, लेकिन अब जब तुमने मेरा हेल्प किया तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन सेन जियांग से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ट्रीटमेंट उसे एक साइकोलॉजिस्ट की थी और किसी की नहीं, बाकी सब कुछ तो उसके बॉडी में नॉर्मल ही है। रात में जब वो रूहान से मिलती है तो उसे कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक ही बॉडी में रिलाई कर रहे हो। रूहान उसे कहता है मैंने तो इतने अच्छे तरीके से छुपा के रखा था, तुम्हें पता कैसे चल गया। वो कहती है कि वो उसकी बॉडी में क्या कर रहा है। उसे कहता है कि जब दोनों भाई किडनैप हुए थे तो साथ में जियांग भी किडनैप हुई थी, लेकिन जियांग यहाँ पर सेन को चूज करके उसे वहाँ से लेके जाती है और उसने मुझे छोड़ दिया, बल्कि ऐसा हुआ नहीं था। किडनैपर्स आने लगे थे तो उन दोनों को छुपना पड़ा था, वो दोनों बच्चे थे, उन्हें नहीं पता था कि किडनैपर इतने देर में रूहान को वहाँ से लेकर के जाएंगे और वो लोग उसे जान से मार देंगे। जियांग यहाँ पर उसे सारी कहानी बताती है और कहती है कि अगर तुम यूं ही सेन के बॉडी में रहोगे तो तुम उसे भी परेशान करोगे और ख़ुद को भी। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सेन को छोड़ के चले जाना चाहिए। उसे काफ़ी सारी इमोशनल बातें करती है। अगले दिन जब वो उसके ऑफिस में मिलती है तो वो वापस से सेन बन चुका था। उन दोनों को डेट पर जाना था, ये बात तो सेन को पता ही नहीं था। जियांग कन्फ्यूज हो जाती है कि रूहान ने उसे कहा था कि वो सेन के साथ उसे डेट पर जाने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ तो सेन इतना वियर्ड से बिहेव कर रहा है। वो उसे कहती है अच्छा छोड़ो, तुम्हें नहीं याद है, तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें खुद के साथ डेट पर चलने के लिए कह रही हूँ, तो क्या तुम चल नहीं सकते।
लेकिन सन यहाँ पर कहता है तब तक हमारे बीच के रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते जब तक कि तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हारा ये दूसरा लवर कौन है जो आता है रात में सिर्फ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। जियांग अपना सर पकड़ लेती है कि इससे हो क्या गया है, मैं पागल हो जाऊंगी इन दोनों को संभालते संभालते। सन को खुद से ही जेलस हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ के जियांग को किस करने वाला था तभी जियांग को वोमिटिंग फील होने लगता है। सन उसे कहता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करती हो। जियांग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सन को लगता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। अब सच जानने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चलता है कि जियांग एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। सन का डाउट बढ़ने लगता है लेकिन डॉक्टर उसे क्लियर करता है कि जियांग का ऐसा बॉडी ब्लड टाइप है कि वो केवल तुम्हारी ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर तुम्हारे जैसे किसी और इंसान से जो कि दूर दूर तक मैंने ऐसे देखा नहीं है, वो लाखों में एक होते हैं। तो अब इससे बात है कि वो तुम्हारी ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की इस बातों का सन को भरोसा तो हो जाता है लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वह जियांग के साथ इंटीमेट हुआ कब, जिस वजह से कि जियांग ऐसे प्रेग्नेंट हो गई। वो दोनों घर लौट रहे होते हैं। जियांग यहाँ पर सन को कह रही होती है कि अब मैंने अपना जो नीड था, जो डील था वो फुलफ़िल किया। मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझसे ट्रीटमेंट लो। सन मान जाता है। जियांग काफ़ी रोमांटिक अंदाज में सन का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। उसे लगता है कि वो रोमांस करेगी लेकिन वो यहाँ पर एक्यूपंक्चर के नीडल निकाल लेती है और जियांग को ट्रीट करना स्टार्ट करती है। लेकिन सन को ट्रीटमेंट की फ़िज़िकल तो ज़रूरत था नहीं। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम मेरे स्ट्रेंथ को भूल गई हो, मैंने ही तो तुम्हें प्रेग्नेंट किया है ना। जियांग कहती है हाँ लेकिन वो तुम नहीं थे। सन कंफ्यूज कि वो कहना क्या चाह रही है। सन को उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता था। इस पर फर्स्ट टाइम सन जियांग के साथ सन बन के रोमांस करने जा रहा था लेकिन जब उसे रुआन की बातें याद आती हैं तो वो उठ के वॉशरूम चले जाता है। वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जियांग उसकी क्यों नहीं हो सकती, क्या यहाँ भी उससे अपने भाई से लड़ना झगड़ना पड़ेगा जियांग को अपना बनाने के लिए। सन खुद में ही लड़ रहा होता है। जियांग जानती थी कि सन की ड्यूअल पर्सनालिटी को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ रुआन पूरी तरीके से सन के बॉडी पर कब्जा कर लेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जियांग ऐसे ही कमरे में मंडरा रही थी सन के तो वहाँ उसे उसके भाई की रखी हुई फ़ोटो देखती है। वो देख के कंफ्यूज हो जाती है। बटलर आकर के बताता है कि एक्चुअल में ये रुआन की नहीं, ये सन का ही फ़ोटो है। रुआन के जाने के बाद घर के सारे लोग उसे ही टॉर्चर किया करते थे कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारा भाई आज हम सब के बीच नहीं है। तो सन खुद को और ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए अपने भाई की जगह अपना फ़ोटो यहाँ पर लगा दिया है। जियांग जानती है कि सन खुद के साथ कितना बुरा कर रहा है। वो मेंटली खुद से हर रोज़ हर वक्त लड़ते रहता है। अगले दिन रुआन का डेथ एनिवर्सरी था। सारी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी। जीजी भी यहाँ पर अपना मेलो ड्रामा करने के लिए आई हुई थी। उसके अंकल वगैरह भी यहाँ पर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सब कुछ सन की वजह से हुआ है। जियांग कहती है अच्छा, और ये बात तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे ही कह सकते हो। उसके अंकल का कहना था कि वो उस लड़की के साथ वहाँ से फरार हो गया रुआन को छोड़ करके। जियांग कहती है उसके साथ एक लड़की भी किडनैप हुई थी। ये बात केवल सन और रुआन को पता था। ये बात तुम तक कैसे पहुंची? कहीं तुमने तो यहाँ पर उसे किडनैप और मर्डर तो नहीं कराया? वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सन यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के थ्रू वो प्रूफ ला करके देता है जहाँ से कि प्रूफ हो रहा था कि उसके अंकल गू ने ही सन और रुआन का किडनैपिंग कराया था। ये सुनते ही उसकी मॉम काफ़ी भड़कने लगती हैं लेकिन वो बात पलट देता है और कहता है कि ये सब कुछ फेक प्रूफ है। प्रूफ के तौर पर सन यहाँ पर उसके बूधा बीड्स के ब्रेसलेट के टुकड़े वहाँ ला के दिखाते हुए कहता है कि ये वहीं उसी प्लेस पर गिरे हुए थे। अब वो बुरी तरीके से फंस रहा था तो वो यहाँ पर अपनी वाइफ को बीच में फंसा देता है, ये कहते हुए कि मेरी कंपनी के राइट्स को लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया है और मुझे वहाँ किडनैपिंग सीन पर मेरी चीज़ों को रख करके मुझे फंसाया है। अब इस बार उसकी वाइफ को जेल हो जाता है और गू वापस से बच जाता है। सन अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ गू ने ही किया था बट स्टिल गू ने अपनी वाइफ को फंसा दिया तो वो यहाँ पर बच गया। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। सन गू को वार्न करता है कि वो ज़्यादा दिनों के लिए जेल से बाहर नहीं रहने वाला है। गू से कहता है मैंने तुम्हारे भाई रुआन को अपने हाथ से गला दबा करके मारा है और वो खुद नहीं मरा था। इस बात पर जियांग कहती है मैंने तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, अब तुम जल्दी ही जेल जाने वाले हो। गू सन को वार्न करता है कि वो जियांग को संभाल करके रखे वरना वो जल्दी ही उसके भाई की तरह मारी जाएगी। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वापस से रुआन सन के बॉडी में आ जाता है और वो जियांग को कहता है मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है।
हम लोग देखते हैं कि इन बातों को यहाँ पर जीजी रिकॉर्ड कर लेती है और वह समझ जाती है कि सेन यहाँ पर ड्यूअल पर्सनालिटी से जूझ रहा, और वह वीडियो का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। इस बारे में जियांग को और सेन को कुछ पता ही नहीं था। वो लोग तो उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर दूसरे सीन में जियांग सेन को संभालते हुए घर लेकर के जा रही थी। अभी फ़िलहाल वो रुआन था तो उसके साथ काफ़ी लवी डबी कार में बिहेव कर रहा था। घर पे भी वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। काफ़ी देर तक जियांग को ऐसे हक करके रखता है तो जियांग उसे नहीं छोड़ रहे थे। उसे पता था कि ऐसे उसे एक इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत था। वो यहाँ पे रुआन को समझा रहे थे कि ऐसा करने से नहीं होगा। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें नफरत करना है तो तुम अपने अंकल गू से करो। इसमें सेन की क्या ही गलती है जो तुम उसे ब्लेम कर रहे हो। सेन को वापस लाने के लिए जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कह रही है, अगर सेन तुम वापस नहीं आए तो मैं दूसरे इंसान को किस करूँगी। अब तुम सोच लो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो जानती थी कि सेन यहाँ पर कितना ज़्यादा ही चिढ़ता था, लेकिन सेन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जीजी मिलने के लिए चली जाती है गू से। वो से ये वीडियो दिखाते हुए कहती है, इस बात का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का इस्तेमाल करते हुए वो लोग ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाते हैं। वीडियो दिखाते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में सेन ड्यूअल पर्सनैलिटी से जूझ रहा है और वो कंपनी का CEO बनने के लायक नहीं है। यहाँ पर अभी वो रुआन था। कंपनी में क्या हो रहा है ये बात जियांग को पता था, तो वो रुआन को सेन बना करके उसके सामने वैसे ही उसे ट्रीट करने के लिए लेकर के जाती है। जैसे ही ग्रैंड मदर यहाँ पर सेन को कहने लगती है तो जियांग बीच में आते हुए कहती है, ये सब कुछ झूठ है। ये मेरे और सेन के बीच की रोमांस करने का तरीका है। ये हमारे बीच की बात है और आप इसे ड्यूअल पर्सनालिटी में कैसे ट्रीट कर सकते हो। वो मुझसे इतना कोजी हो रहा था। ये बातें कहीं प्रूफ नहीं करती कि सेन ड्यूअल पर्सनालिटी से जूझ रही है। उसके ग्रैंड मदर को भी यही बात सही लगता है। वो गू को कहती है, अंकल लगता है कि आप हम दोनों के पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, जो कि ऐसे वीडियोज़ हमारे देखते रहते हैं। अब वो भी यहाँ पर काफ़ी शर्मिंदा होने लगता है। बाहर जाकर के वो तो जीजी को छोड़ने नहीं वाला था। उसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा इंसल्ट हुआ था। भला वो किसी हालत में अब उसे नहीं छोड़ेगा। घर जा कर के जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सच में यहाँ पर पहले तो रुआन को ऐसे लपट देती और जैसे ही वो ये बोल करके सेन को किस करने वाली थी तभी वहाँ पर एक्चुअल में सेन वापस आ जाता है। कहता है, मेरे होते हुए तुम किसी और को किस कैसे कर सकती हो, मैं ही तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। सेन को यहाँ वापस आया देख करके जियांग बहुत ही खुश रहती है। हालांकि रुआन पूरी तरीके से सेन के बॉडी से गया नहीं था, लेकिन सेन को वापस लाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर वह नहीं आता तो पंगे बेकार में ही बढ़ते जाते। सेन उसे थैंक्स कहता है। जियांग ने एक्चुअल में उसे ट्रीट किया था। जियांग उसे कहती है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों को ही मिल के चीज़ें चलानी है। अगले सीन में गू यहाँ पर जीजी को पनिश कर रहा होता है। जीजी उसे कहती है, मेरे बात का भरोसा करो, वो सच में ड्यूअल पर्सनालिटी से जूझ रहा है। लेकिन जीजी को गू रास्ते से हटा देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग सेन से कह रही होती है कि अब तुमसे डेली मुझे ट्रीटमेंट लेना होगा तो ही तुम ठीक हो पाओगे। दोनों यहाँ पे रोमांस भी रेगुलर बेसिस पे करते रहते थे। हालांकि जियांग प्रेग्नेंट थी, उन्हें थोड़ा संभाल करके ही रोमांस करना था और ऊपर से सेन के लिए बेबी बॉर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से जियांग को यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। अगले दिन रुआन सेन के बॉडी में आता है और वो सेन की सारी सेविंग के कार्ड उसे दे देता है, ये कहते हुए कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। जियांग उसे कहती है कि क्या वो सेन को माफ़ करके उसके लाइफ से हमेशा के लिए नहीं जा सकता। सेन के बारे में रुआन कहता है, जब तक वो पूरी तरीके से अपने दिल से ये गिल्ट नहीं निकाल लेता मैं उसे छोड़ करके नहीं जा सकता। जियांग समझ जाती है कि उसे क्या करना होगा। इधर हम लोग देखते हैं कि गू के खिलाफ सबूत सेन को मिल चुका था। ये बात जियांग को पता चलता है तो वह सबसे पहले जियांग पर अटैक करने का डिसाइड करता है। उसे मिलने के बहाने वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, ये कहने के बहाने कि वो उसके हस्बैंड को जाने देने के लिए तैयार है। लेकिन जियांग जानती थी कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूरी है। वो इतनी आसान से कंपनी की प्रॉपर्टी जाने नहीं देने वाला। जैसे वो उसे मिलने के लिए जाती है तो वह जियांग को किडनैप कर लेता है। सेन को ये बात पता चलता है तो वह सब कुछ छोड़ करके जियांग को सेव करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसे मारने का ट्रीट करता है तो सेन को याद आता है कि जियांग ही वो लड़की है जो कि इस तरीके से उस दिन उसके साथ किडनैप हुई थी। यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई होती है। सेंग और रोहान दोनों पर्सनालिटी भी आपस में लड़ते हैं और फाइनली रोहान कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं गए थे, बल्कि असली गुनहगार तो गू है। तुमने गू को जेल भेज दिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। आज से जियांग के साथ खुश रहना। हम अगले जन्म में ज़रूर ही भाई बन करके वापस लौटेंगे। पहले तो सेन बहुत ही रोता है लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। आफ्टर दैट गू को जेल हो जाता है। कहानी यहीं पर हमारे एंड कर दी जाती है। एंडिंग में कुछ हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं।
जहाँ पर कि सेन को जब हो जाता है हॉस्पिटल में तो वो जियांग को अपने सामने देखता है। जियांग को वो हक कर लेता है और कहता है अब सब कुछ ठीक है, रुआन जा चुका है। जियांग उसे किस करते हुए कहती है फाइनली अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। सेन अब पहले की तरह जियांग से रूथलेस बिहेवियर नहीं करता था। सेन की बेबी को लेकर के जियांग प्रेग्नेंट थी। फाइनली एट द एंड वो एक बेबी बॉय को बॉर्न करती है। इनकी हैप्पी फैमिली को दिखाते हुए हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।